नमस्कार दोस्तों, मैं मन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 9वां क्लास है और आज की क्लास में हम विशेषतः कुछ शिक्षण के क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि आपने कुछ पेपरों को देखा भी होगा जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन शिक्षण के बेस कर रहे हैं। कंटेंट जो है वो भी शिक्षण बेस ही करके पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन है बूंद बूंद दरिया दरिया, ऑप्शन बी है मच्छरों की दावतें, ऑप्शन सी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, और ऑप्शन डी है फिर चला काफिला। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जिनका बच्चों के प्रति लगाव काफ़ी अधिक था, उन्होंने जो शीर्षक लिखा है उसी से ठंडा उसी से गर्म लिखा है। अगला है निम्नलिखित में से तीन उस राज्य के समूह को चुनिए जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत के तटवर्ती राज्यों में कुल आपके 9 राज्य हैं और 9 का पहले नाम देख लेते हैं। ये आपका है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर आपका अरब सागर है। तो अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका गुजरात आता है। गुजरात के बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है गोवा। गोवा के बाद है कर्नाटक और उसके बाद है केरल। ये वे राज्य हैं, ये 5 राज्य हुए हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। बाकी अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य कौन है? तो सबसे पहले आपका आता है पश्चिम बंगाल, पीबी। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा। उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश और उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं। 5 जो है अरब सागर से बनाते हैं, 4 जो है आपके बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बी वाला जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर आप मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में ग्राम सभा यानी कि पंचायत लॉटरी द्वारा खेत के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी कि यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस यूनिट का अर्थ क्या होता है? तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बीघा बोला जाता है, हमारे यहाँ 1 बीघा जो होता है, ठीक है, या मंडा या बिस्वा बोला जाता है। उसी प्रकार से जो आपका झारखंड हो गया या मिजोरम हो गया, वहाँ पर जो है ना कि खेती का जो पैमाइश और टीन होता है कि आपको 1 टीन खेती मिलेगी तो उसमें आप अपने बीजों को, तो वहाँ पर क्या होता है 1 टीन होता है और इसमें आपको बीज भर के दिया जाता है और इस टीन के द्वारा जितने आपने खेत को बो लिया वह आपका क्या होता है कि 1 टीन खेती हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। 1 टीन मतलब कि एक टीन से जितना, इस टीन में जितने बीज भरे हुए हैं, ठीक है, उसके द्वारा जितना वह खेत को बो सकता है उसे हम क्या कहते हैं 1 टीन खेती कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है आपका कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों में के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि एक फसल काटने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरा है खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी सही है कि खरपतवार को क्या किया जाता है कि जला दिया जाता है, ठीक है, उसको उसी में जला दिया जाता है काट कर। और तीसरा है कि खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये भी आपका सही है। और चौथा है कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसमें गहरी जुताई की जाती है। तो ये गलत है, इसमें गहरी जुताई नहीं की जाती है, सामान्य जुताई की जाती है। तो फसलों को पहले क्या कहता है कि काटा जाता है और उसको जला दिया जाता है और उसके राख से खाद बनते हैं और एक बार फसल बोने के बाद कुछ समय के लिए उसे खुला ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक साथ कई सारी फसलों को भी बोया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि ए, बी और सी सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला आपका कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांस्य यानी कि ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे।
आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है पहला है कि यह आयरन और सिल्वर की भांति एक तत्व है, तो यह तत्व नहीं है, यह एक मिश्र धातु है, न कि तत्व है, तो ये वाला आपका गलत है। दूसरा क्या है, कांसा एल्युमिनियम कापर कांसा एल्युमिनियम कापर और जिंक का मिश्रण है, ये भी आपका गलत है। तीसरा है कि कांसा जो है कापर और जिंक का मिश्र धातु, ये भी आपका गलत है। चौथा क्या है, कांसा कापर यानी कि तांबा और टिन का मिश्र धातु, ये बिल्कुल आपका सही है। इससे मजबूत, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि तोप बनाने में इसका मूलतः इस्तेमाल होता है, ठीक है, तोप या मजबूत धातु बनाने में कांसे का इस्तेमाल होता है, जो कि तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो पहला है दीपावली, होली और महाशिवरात्रि। दूसरा है आपका कि दीपावली, होली और रक्षाबंधन। तीसरा है आपका कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन। और चौथा है आपका होली, गुरु नानक जन्मदिन और मकर संक्रांति। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो होता है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। दीपावली जो होता है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है वो आपका पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिसमें विद्यार्थी को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त जब पूछता है तो इस दौरान क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्शन लगभग सही होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए? तो पहला यहाँ पे कि प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे कि स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके। दूसरा है कि महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषा पाठ्य पुस्तक में दी जाती है। और तीसरा कह रहा है कि ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थी को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक उपयुक्त है वो कौन सा है? आपका सी वाला, कि जो विद्यार्थियों को समझ में ना आए उन्हें क्या किया जाता है कि आसपास के संदर्भ से जोड़कर, ठीक है, दिया जाता है कि उसे आसानी से वह चीज़ों को समझ पाए। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त क्या होता है? सी वाला है, ठीक है। अगला है सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ये है कि यह एक सस्ता उपाय है। दूसरा है कि इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तीसरा है यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। और चौथा है कि यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, ठीक है, क्योंकि सामुदायिक साधन है और उनके बीच में हम लेकर जाते हैं तो वह क्या करते हैं, चीज़ों को अनुभव से सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपका सी वाला सही है कि यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। अगला एक कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होती है। इस क्रियाकलाप के दौरान कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है वर्गीकरण, ऑप्शन बी कह रहा है संप्रेषण, ऑप्शन सी कह रहा है प्रयोग करना और ऑप्शन डी कह रहा है अनुमान लगाना। तो यहाँ पर है कि सबसे यहाँ पे तो ऑथेंटिक, इसमें कुछ विशेष सोचने समझने की आवश्यकता है नहीं कि कितने चने की दाने की आवश्यकता होगी इस डब्बे को भरने में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वह एक अनुमान ही लगा रहा है, ना कि वर्गीकरण कर रहा है, ना कम्युनिकेशन कर रहा है, नहीं प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वह एक अनुमान लगा रहा है कि इसमें कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से डी वाला आपका सही है। अगला कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो परिवार एवं मित्र हैं उनमें पेड़ पौधे और परिवार जो है उसी थीम का हिस्सा है। तो इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अलग करके देखेंगे तो उनमें उनके प्रति घृणा की है की भावना आएगी। तो इस प्रकार की भावनाएं विकसित ना हो, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु सभी हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो उसे क्या करेंगे कि उनके साथ वह मित्रवत व्यवहार करेंगे, ना कि हे दृष्टि वाला व्यवहार करेंगे। तो ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का विकास हो, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका सही नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रूढ़िबद्ध विचारधारणा नहीं, आपका जो सबसे उपयुक्त है ए और बी सही होगा। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ऑप्शन ए कहता है कि
ऐसे कौशल को अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। दूसरा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा स्कूल से बाहर के जीवन को जोड़ने में मदद करना। और चौथा कह रहा है परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपका सी वाला, कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर जोड़ने में मदद करना है। अगला कह रहा है कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है, निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना जाता है, ये आपका नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस सरलता से नहीं समझते, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे ईवीएस को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया गया है, तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक ईवीएस एक एकीकृत विषय है और उसे भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया गया है, इसलिए प्राथमिक स्तर पे 1 और 2 के जो पोएम्स या उनके जो क्वेश्चंस देखेंगे मैथ के, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि अगर 1 रुपये में 1 सेव मिला तो 10 रुपये में कितने सेव मिले। तो सेव क्या है, आपके आसपास की चीज़ें हैं। अगर 1 रुपये में हम 1 बकरी खरीदते हैं तो 2 रुपये में कितने बकरी खरीदेंगे, तो बकरी क्या है, हमारे ईवीएस की ही चीज़ें हैं। तो 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया गया ईवीएस की चीजों को, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लकड़ी उपयुक्त नीति है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि लकड़ी के लट्ठे के गोदाम का भ्रमण कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। और ऑप्शन सी कह रहा है कि वनों के संरक्षण पर नाटक करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त नीति कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है आपका कि सर्वाधिक अच्छी नीति क्या है, आपका केवल डी होगा, क्योंकि एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। जैसे कि अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें एक आपका चैप्टर है जिसमें है कि अमृता की कहानी, और अमृता की कहानी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस प्रकार से वहाँ पे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके नाम का एक वृक्ष लगा दिया जाता है और उन बच्चों का जो लगाव होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह आपका होता है कि संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त नीति होगा कि एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। अन्य सभी भी आपके सही हैं, लेकिन जब केवल डी दिया है तो आपका यही सही आपका हो सकता है। अगला है ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। ऑप्शन सी कह रहा है कि परीक्षा विभाग द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट। और ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उनके विद्यार्थी उसके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, कि हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ के स्टूडेंटों के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ों को बना रखा है वही सबसे अच्छा होगा, न कि विभाग के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो मूल्यांकन प्रणाली है वो ज़्यादा उचित हो। सबसे उचित होगा कि हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि घर पर किए गए क्रियाकलाप। ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप का स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी कह रहा है कि कक्षा में आपसी विचार विमर्श। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका सी वाला, कक्षा में आपसी विचार विमर्श जो होगा वह क्रियाकलाप के पश्चात उन्हें सीखने में दृढ़ करने के लिए सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। ऑप्शन ए तिमाही टेस्ट। ऑप्शन बी है दत्त कार्य की नोटबुक। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो। और ऑप्शन डी है कक्षा में व्यवहार। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है आपका पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की सारी जानकारियाँ होती है स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर की सभी जानकारियाँ उसमें होती है। तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन होता है सी पोर्टफोलियो। अगला है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है।
ऑप्शन ए है आपका ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उनके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। ऑप्शन बी है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर, ठीक है, चर्चा करना, पहनावे पर चर्चा करना। और ऑप्शन सी कह रहा है कि संदर्भगत पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी विधि किसको माना गया है? भ्रमण विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उन्हें ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करवाएंगे और उसके बाद भ्रमण करने के बाद अच्छे से फिर उनसे पूछेंगे कि आप एक अनुमान लगाओ, ठीक है, कि इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है। तो ये सबसे अच्छा आपका तरीका हो सकता है। अगला है तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या का उपागम है। तो आपका ऑप्शन ए है कि अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन बी है आपका वैश्विक से स्थानिक, ऑप्शन सी है स्थानिक से वैश्विक और ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका स्थानिक से वैश्विक, क्योंकि सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीख रहे हैं। फिर वह परिवार के सदस्यों का मतलब कि पहले अपने माता पिता को पहचान रहे हैं, उसके बाद फिर चौथी कक्षा में परिवार के वृक्ष के अपने दादा दादी बुआ को पहचान रहे हैं और पांचवीं कक्षा में परिवार के परगमन के विचार की ओर बढ़ते हैं कि परिवार में अन्य जो सदस्य होते हैं हमारे समुदाय में क्या है। तो क्या है कि सबसे पहले स्थानीय, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्थानीय से वैश्विक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्रों की पर्यावरण सजगता, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल और ऑप्शन डी कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला है कि यहाँ पर ए, सी और डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? तो दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए है आपका कि श्रवण पाठ्य वस्तु की वस्तु तैयार की जाए। तो क्योंकि अगर वह दृष्टिबाधित देख नहीं सकता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि वह सुनने वाली चीज़ें वहाँ पर हों। दूसरा कह रहा है कि अस्पर्श वस्तु या बड़े अक्षर की वस्तुओं का उपयोग किया जाए। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि दृष्टिबाधित है तो स्पर्श करके जैसे कि ब्रेल लिपि जैसी चीज़ों के लिए उसका उपयोग किया जाए। अगला कह रहा है कि अवधारणाओं को सरल चित्र या मूल ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वह दृष्टिबाधित देख नहीं सकता है तो वहाँ पे सरल चित्र या मूल ठोस वस्तु हो उसको देख ही नहीं सकता तो उसके उपयोग में है नहीं। और अगला है कि जहाँ तक संभव पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। तो निश्चित का मतलब है कि वह छूने योग्य हो, ठीक है, तो मूर्त बनाए और निश्चित बनाए। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है? ए, बी और डी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी वाला। अगला है कि सलीम प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? पहला कह रहा है आपका कि जल संचय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे जल को हार्वेस्टिंग मतलब कि स्टोर किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है जोहड़, तो जोहड़ मतलब तालाब होता है, ठीक है, राजस्थान में जोहड़ या बावड़ी बोला जाता है, ठीक है, और बावड़ी भी तालाब का ही रूप है, तो जोहड़ या बावड़। और खेजड़ी जो है यह एक प्रकार का वृक्ष है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। तो खेजड़ी जो है वृक्ष है, तो इसको हम घुमाकर जल के बारे में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो जल विषय के बारे में पढ़ाने के लिए हमारे कौन कौन सा ऑप्शन होता है? ए, बी और सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, क्योंकि खेजड़ी एक वृक्ष है, न कि यह कोई जल संरक्षण का कोई क्षेत्र है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है डी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कि हमने जो पिछले सेशन में मैं जिसका मतलब कि पिछले सेशन में मैंने अच्छे से टेट सीटेट के क्वेश्चनों को कवर कर रखा है, उसका भी उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो रहा होगा और आगे भी अच्छा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।